हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉप क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 करेंगे, साइंस का सजीव जगत में विविधता। इससे पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम चैप्टर 2 करेंगे। ये हमें दिया गया है। इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। जैसे कि आपको पता है, पहले चैप्टर में हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं था, पर इसमें दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। कल की सुबह वर्षा के पश्चात आज यह सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनी राम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ है। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। यहाँ पे एक मैडम है, मैडम सुलेखा, जो बच्चों को स्कूल द्वारा प्रकृति की सैर पर लेकर जाती है, जो अपने साथ दो क्रूमैन भी लेती है। एक होते हैं डॉक्टर रघु, जो एक प्रकार के वैज्ञानिक है, और दूसरे मनीराम चाचा, जी, जिन्हें पक्षियों की आवाज निकालना तथा पेड़ पौधों की जानकारी है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक है। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चले। जैसे जैसे वे चलते हैं, वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान उद्यान की पार्क में गंध की विविधता के महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ ना करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें, बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं, जिनमें घास, झाड़ियां और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर डगमगाती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदते बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव चुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न प्रकार की पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। क्या आपने कभी अपने आसपास की विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों को और जंतुओं का अवलोकन किया है? पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपका अपने बस्ते में अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में सीखा है। हम उनकी असमानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। आइए समूह बनाते हैं। विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा को 5 से 6 विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विविध विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएं। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूहों के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार विभिन्न हो सकते हैं।
आपको क्या लगता है इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए कुछ विद्यार्थियों ने पौधों की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार पर के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। यहाँ कुछ अलग अलग समूह दिए गए हैं। संभवतः आपने जंतुओं की विविध विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं की उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, हम आगे पढ़ेंगे हमारे आसपास की सामग्री वाले चैप्टर में। पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेष के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शक, झाड़ियाँ और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस पर इनके समूह बनाएं। चलिए समूह बनाते हैं। कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधे की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखें। क्या ये सभी पौधे आपस से छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तने को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा कठोर है? ध्यान रखें कि तना टूटे नहीं। यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती है। वे भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। आपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों पर भरे। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। ये आपका तालिका दिया गया है, आप इसे फिल कर लीजिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। आपको शक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। इसमें बताया गया है वृक्ष किसे कहते हैं। वृक्ष वह होती है जिनकी, जैसे कि ये हमारा तना हो गया, और जिस तना से जो एक बाहरी भाग ये निकलता है, शाखाएं, इसे हम वृक्ष कहते हैं। इसका तना भूरे रंग का होता है, पत्तियां ग्रीन कलर की। कुछ पौधों के तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते। इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं जो भूमि के निकट के शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ाने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता कहते हैं।
ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूहों बना सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। आइए तुलना करें। फर्स्ट पॉइंट है, प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में विभिन्नता दिखती है? हाँ, पत्ते भी 3 प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं। आप पौधे की पत्तियां पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। पतली रेखाएं कहने का मतलब है यहाँ पे जो आपकी ये रेखा दिख रही है निकली हुई, इसकी बात करा जा रहा है यहाँ पे। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 का और चित्र ख में दिखाई गए पत्तियों की शिराएं में क्या अंतर दिखाई देते हैं? हमसे क और ख में सिराएं में अंतर देखने को मिल रहा है। तो हाँ, ये देखिए, ये मतलब लत इसमें निकली हुई है, इनमें ब्रांचेस निकली हुई है। जैसे एक यहाँ से निकला, फिर इसका यहाँ से ब्रांच है, यहाँ से ब्रांच। पर खा वाला में क्या है, डायरेक्ट सीधा निकला हुआ, इसमें कोई ब्रांच नहीं है और इसमें ब्रांच है। तो यही अंतर है इन दोनों में। आप कुछ पत्तियों की मोटी मध्य सिराएं के दोनों ओर देख सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जली करूपी शिराएं विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती है। इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिराएं विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती है? क्या ये जड़ें एक जैसी होती है? आइए पता लगाते हैं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाएं जहां जंगली शाख और घास उग रहे हो। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाखों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ विभिन्न प्रकार के शाख को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाखों को निकालने के पहले आप मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाख को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाख लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं? चित्र 2.5 का और चित्र 2.5 खा में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या विभिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.5 का में सरसों के पौधे की जड़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है। ऐसे जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है, जिसे अपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। चित्र 2.5 खा में पौधा दिखाया गया है। एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जो तने के आधार पर निकलती है। ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ कहा जाता है अथवा रेशेदार। क्या आपको संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की है? क्या आप किसी पौधे की पत्ती में सिरा विन्यास के प्रकार और उनकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। अपने विद्यालय की नर्सरी अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौधों एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधे के उदाहरण लेमन घास, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पी पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों की सिरा विन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के सिरा
विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है। सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जलिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधों में भी मूसला जड़ें होती है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधे में जकड़ा जड़ें और पत्तियों के समांतर सिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें भी जड़ें होती है? समांतर जिन पौधों में जलिका रूपी सिराए विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती है, जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होते हैं उनमें जकड़ा जड़ें होती है। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के सिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? आइए तुलना करें। चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्के के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या ये समान है अथवा भिन्न है? आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज अवलोकन के अंदर 2 भागों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। आप पौधे में पत्ती के सिराए विन्यास, जड़ों और प्रकार बीजों के बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीजपत्री पौधों में जलिका रूपी सिराए विन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर सिराए विन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले ही क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करें। आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा होगा कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं का एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.7 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। ये हमारा दिया गया 2.7। विभिन्न परिवेश में पौधों और जंतुएं। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के रूप में हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रेखित शरीर और पंख। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मछली पानी में अपने पंख के द्वारा गति करती है और बकरी घास स्थल पर रहती है, जमीन पर रहती है और ये अपनी टांगों से गति करती है। आइए तुलना करें। तालिका 2.6 को देखें और
श्याम पट पर उसके जैसे एक तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं को नाम की सूची बनाएं जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए एक स्थान पर देखा है अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। ये तालिका दी गई है, इसे आपको फिल करना है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एक एलेक्शन के याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मंसल तने वाले नागफनी के पौधों को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि वे वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। एक क्षेत्र के जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंडी वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रिय हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती है। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट दिखाए। इन दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों को कारण ऊंटों को क्या लाभ होते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के ऊंट दिखाए गए हैं, जो एक राजस्थान में होते हैं और एक लद्दाख में। ये जो गर्मी को सहन करने वाले और ये जो ठंडियों में रहते हैं बर्फीली इलाकों में। गर्म मरुस्थल के ऊंटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊंटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करती है। दूसरे ओर ठंडे मरुस्थल के ऊंटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंड पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाती है। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊंट अपने कुवड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में यह एक कुवड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायता होता है। ठंडे मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊंटों में दो कुवड़ होते हैं। ये दोनों कुवड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुवड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर के लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायता होती है। मरुस्थल में ऊंटों और जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषता सहायक हो सकती है? कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने भी अपने अवलोकनों को साझा करना
आरंभ कर दिया। राजस्थान की रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता। क्योंकि ऊंट अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं, इसलिए बिना जल पिए भी वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में दिखे खूबसूरत लाल फूलों वाले बुरांश के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है और उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम की रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ में बुरांश के लंबे पौधे देखे हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे भिन्न उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित कर सकती है। वे अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मौसम के डिपेंड करते हैं कैसा मरुस्थल है। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगहीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि ये मछलियों का धारा रेखित शरीर उन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई जैसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किन किन विभिन्न विधियों के माध्यम से पौधों और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं? एक विधि तो यह है कि जो तल पर रहते हैं और जो जल में रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाए। थल पर रहने वाले पौधों को और जंतुओं का आवास को थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थल एवं पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहा जाता है। तालाब, झील, नदियां और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रह सकते हैं। थल कहने का मतलब है जमीन। इन्हें उभयचर कहा जाता है। उभयचर मतलब ये दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी, थल पे भी, जमीन पर भी। यदि किसी पौधों या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? यदि बकरी को खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? कभी नहीं। आपने माता पिता, दादा दादी और पड़ोसियों से उन पौधों, पक्षियों, कीटों अथवा ऐसे अन्य जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें वे बचपन में प्रिय देखते थे लेकिन अब वे कम दिखाई देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाते हैं। पौधों और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने घर, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित वे हो जाते हैं। इसे जैव विविधता को हानि होती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट पार्ट में करके लेकर आएंगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कोई डाउट रह गया तो पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा या फिर इसी पे शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद।